Hi guys, welcome back to Edugiri. I hope all are doing great. Let's get started with this session. अगर आप एजुगिरी पर पहली बार आए हो तो हम हर रोज 6 PM पे सेशन करते हैं. यहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस होता है. जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, मैं उन सब का एनालिसिस कर देती हूँ. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू कमेंट. आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं. अटेंडेंस भी लगा जाना, ठीक है ना. एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. SC rejects plea for allocation spectrum without auction. तो यहाँ पर क्या है, देखो यार, ऑक्शन किसकी हो, ऑक्शन का मतलब क्या था, बोली लगाना. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लो ये घर है, ये मुझे बेचना है, ठीक है ना. अब मैं इसका ऑक्शन करवाऊँ कि ठीक है बोली लगाओ. कोई कहेगा 1 करोड़, कोई कहेगा 50 लाख, कोई कहेगा 2 करोड़. ठीक है ना. तो जो मैक्सिमम पैसा मुझे देगा मैं उसको ये घर भेज दूंगी. और एक होता है कि मैं कहूँ कि हाँ मुझे इसको नहीं बेचना, इसको नहीं, इन पर्सन मिलूँ और वो सब करूँ. राइट. तो यहाँ पे ऑक्शन किस चीज़ का हो रहा है, स्पेक्ट्रम का, जिससे कि हमें इंटरनेट मिलता है. ठीक है ना. तो स्पेक्ट्रम, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई. कौन सी जजमेंट आई, सेंटर फॉर, जजमेंट का नाम लिखेंगे. ठीक है, 2012 में. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम केस. ठीक है ना. अब स्पेक्ट्रम केस के अंदर पहली जजमेंट क्या आई, जजमेंट आई 2012 के अंदर. 2012 में जजमेंट का नाम क्या है, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है ना. तो इन्होंने का क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट set aside the first come first serve basis for assignment of 2G स्पेक्ट्रम. ठीक है ना. तो क्या हुआ था 2012 से पहले कि जो स्पेक्ट्रम, इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम दिया जाता है, स्पेस दी जाती है कि हाँ ये वेव्स तुम ले लो, ये ले लो, क्योंकि ये स्कैर्स है, मतलब कम है रिसोर्स. तो ये पहले कैसे दिया जाता था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में. और उसमें कहा गया कि करप्शन भी करी गई, मतलब गलत सिस्टम है ये. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप ऑक्शन लगाओगे, आप बोली लगा करके स्पेक्ट्रम बेचोगे. ठीक है ना. कोर्ट ने क्या कहा, पब्लिक ऑक्शन शुड बी प्रेफर्ड. पब्लिक ऑक्शन should be the preferred method. preferred preferred की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक करेंगे. should be the preferred method for allocation of public resources like स्पेक्ट्रम. तो उन्होंने क्या कहा, ये स्केर्स रिसोर्सेज है, मतलब कम है बहुत. ठीक है ना. दे आर स्केर्सिटी है. तो स्केर्सिटी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसका पब्लिक ऑक्शन ही होना चाहिए. ठीक है ना. तो पब्लिक रिसोर्सेज है तो पब्लिक ऑक्शन ही होना चाहिए, बोली लगनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा उसको स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा. ये 2012 की ये जजमेंट है, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 2024 के अंदर क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट इज 2024 के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट लिख लो, filed an application to allow the administrative allocation of spectrum. ठीक है ना. तो इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी कि हमको कुछ लोगों को हमें क्या करने, एप्लीकेशन फाइल करी कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन अलाउ करी जाए. अब एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का मतलब ये है कि आप जिसको देना चाहते हो गवर्नमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव उसका मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम
of spectrum would have government in sole charge of selecting operators to distribute airwaves considered a scarce resource. स्केयर मतलब कम है, ठीक है ना, लेस, बहुत कम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है। सबसे पहले 2012 में आ गया कि पब्लिक ऑक्शन होगी। 2024 में कौन गया, सेंट्रल गवर्नमेंट गई कि हमको क्या करने दो, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हमको किसको देना है किसको नहीं। अब ये क्यों कर रहे थे, ये कहते हैं कि हमको डिफेंस और ये वो पब्लिक वेलबींग के लिए हमको चाहिए, किसी किसी को हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, ठीक है ना, इन सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन कहाँ फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट में। इन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार 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 रिजेक्टेड द एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई बनता ही नहीं है। और क्या वो रिजेक्ट कर सकते, यस दे कैन रिजेक्ट, ठीक है। तो इस यदि जजमेंट को और क्या बोला जाता है, 2G स्पेक्ट्रम केस भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब बहुत बच्चों का कमेंट था कि 2G वाला केस समझा दो, ये है 2G वाला केस, ठीक है। समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करना। न्यूयॉर्क पुलिस स्टॉर्म कोलंबिया यूनिवर्सिटी। देखो जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पे भी प्रोटेस्ट होते हैं इंडिया में, ठीक है ना, वैसे ही न्यूयॉर्क के अंदर यूएसए के अंदर भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे प्रो पैलेस्टीन, किसके फेवर में ये लोग प्रोटेस्ट करें, पैलेस्टीन, ठीक है ना, कि जो वॉर चल रही है इजराइल हमास की उसके उसमें। तो ये प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 से 3 चीज़ है। सबसे पहले तो प्रो पैलेस्टीन मतलब इन फेवर ऑफ, ठीक है, पैलेस्टीन। अब यहाँ पर अगर हम इसका कॉन्सेप्ट नोट करें तो हमास और इजराइल की वॉर चल रही है, चल रही है, यस चल रही है। अब जो हमास है वो किस पे रूल करता है, गाजा में, गाजा एरिया है, ठीक है ना। हमास को टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, ठीक है ना। तो ये लड़ रहा है और एरिया कौन सा है, गाजा है। पर गाजा में लोग कौन रहते हैं, पैलेस्टीनियंस रहते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ये बंद होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं, चलो ये लिखे रहने दो, अगर आपको नोट करना है तो आप कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, एंटी वॉर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रही है, ये भी लिख सकते हो, एंटी वॉर स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, ये कहाँ पर है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए में, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। आगे चलेंगे, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी लॉयर अपीयर्ड। अब यहाँ पर हमें ये सब कुछ नहीं लिखना है, क्या हुआ, अमित शाह जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, लिख लेंगे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। क्या हुआ इनके साथ, इनकी एक वीडियो वायरल हो गई और वो डीप फेक थी, डीप फेक वीडियो, ठीक है ना। अब डीप फेक वीडियो क्या होती है, AI यूज्ड बाय क्रिएटिंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो फेक वीडियो है, डीप फेक मतलब गलत वीडियो, फेक वीडियो। इसमें क्या, फेक वीडियो में क्या कर रहा था, अमित शाह वॉज सीन अनाउंसिंग द curtailment of reservation rights of SCs, STs and OBC, ठीक है ना। तो इनकी जो राइट थी वो ख़त्म करने की बात हो रही है इस वीडियो में, जो कि वो सही नहीं है, इट इज़ अ फेक वीडियो, ठीक है ना। किसकी फेक वीडियो बनी, अमित शाह की। क्या बात कर रहे थे उसमें, शेड्यूल ट्राइब OBCs को जो रिजर्वेशन दी है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे थे, ठीक है जी, ओके। आगे चलेंगे, इसरो फाइंड्स प्रूफ ऑफ इनहांस पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर आइस इन पोलर क्रिएटर्स ऑफ द मून, ठीक है, किसको मिली, इसरो फाइंड्स प्रूफ मतलब एविडेंस
of enhanced evidence, enhanced possibility of water ice occurrence in the polar craters of the moon. ठीक है, अब यहाँ पे इसरो की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, एंड IIT धनबाद, इन सब ने मिलकर ये रिसर्च करी और क्या कहा है कि वहाँ पर आइस मून पर मतलब लग रहा है, ठीक है ना। किसको मिला है? ये इसरो को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा ड्रिलिंग इन द मून, तो नेक्स्ट मिशन के अंदर ये क्या करेंगे, सोच रहे हैं कि ड्रिलिंग करके वहाँ से सामान लेकर आए और चेक करें कि क्या सच में ऐसा है, वहाँ पर पानी है। हमने यहाँ का तो गंदा कर दिया अर्थ का, फिर वहीं से लेकर आएंगे मून वाला पानी, ठीक है। चलो, French economist Thomas Piketty, along with a few other economists, recently came out with some startling finding on economic inequality. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बताई हुई हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट का नाम क्या नाम है? इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, दैट इज 1922 से 2023 तक क्या बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ रही है। क्या रही है? इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ रही है। कहाँ पर? इंडिया में। इसका मतलब क्या है कि जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है, और जो वेल्थ है ना, जो पैसा है, वो कुछ ही लोगों के पास है, गिने चुने लोगों के पास है। तो ये क्या कह रहे हैं? द राइज ऑफ बिलियनियर राज, ठीक है ना। अब इसके को ऑथर्स कौन है? मतलब एक साथ मिलकर इन्होंने लिखा है, को ऑथर्स है, एक तो है फ्रांस का फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी, एंड और कौन सा है दूसरा? राज, बिलियनर राज। तो थॉमस पिकेटी एंड हिज को ऑथर्स। ओहो, ये एक मिनट, यही लिखेंगे हम, ये लिखेंगे फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने ऑर्डर करा है। और वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ हमें पता चली है। वो कह रहा है कि ब्रिटिश टाइम से भी इंडिया टुडे इज फार वर्स देन ड्यूरिंग द इंटर वॉर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अच्छा, किसी को फील आ रही है? यार उतने बुरे हाल तो नहीं है हमारे जो तब थे, पर ये कह रहा है फ्रांस से इसको फील आई है बेचारे को यहाँ आकर। मतलब ये देखो, हमारी कंट्री को इनको बेइज्जत करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश टाइम से भी इनइक्वालिटी में बुरा हाल है, ठीक है जी, ओके। तो एस्टिमेट दैट बिलियनर राज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कह रहे हैं रिपोर्ट में, एस्टिमेट दैट inequality in India today is far worse than during interwar British colonial rule, है ना। तो मैं ये याद करना पड़ेगा किसने बोला ये, ठीक है। In 2022, the top 1% of the Indian population owned 40.1% of total wealth and earned 22.6% of total income, while the bottom 50% owned 6.4% of total wealth and earned 15% of the total income. तो वो क्या कह रहे हैं कि 2022 के अंदर 1% के पास, 2022 के अंदर 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ओन्ड 40.1% ऑफ टोटल वेल्थ, ठीक है ना।
और बाकी बेचारे 50% जो है 6.4% जो है टोटल वेल्थ उनके पास है, ये कह रहा है ये। ठीक है, द फेट ऑफ द बॉटम 50% लुक्स इवन वर्स। तो ये बोल रहा है द अदर्स आर, तो ये क्या कह रहे हैं, वेल्थ टैक्स लगा लो। ठीक है ना, एज सजेस्टेड टू अप्लाई वेल्थ टैक्स। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है बड़ा ही बेकार है, इसको वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है ना, बट जो एडिटर है जिसने ये लिखा है वो कह रहा है कि भैया वेल्थ टैक्स भी जो वर्कर्स है, ठीक है ना, उनकी सैलरी कम करा देगा, तो हमारे यहाँ पर ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, हम अभी ग्रोइंग उसमें है, तो ये थोड़ा सा हमें अभी सहना पड़ेगा, एंड उसके बाद देख सकते हैं कुछ। ठीक है ना, तो ये किसने बोला है, ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकिटी ने। ठीक है ना, ओके, ये बोला इन्होंने। कहते हैं कि हमारा हाल जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से भी टाइम, वो वाला टाइम ज़्यादा बेटर था, अब तो बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है, ओके, चलो अब आगे चलेंगे। A deep dive research report from global investment banking major Goldman Sachs evocatively titled India's rise as the emerging service factory of the world। तो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वर्ल्ड को। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसने बोला है, रिसर्च रिपोर्ट बाय research report from global investment banking major Goldman Sachs। ठीक है ना, titled India's rise as the emerging services factory of world। ठीक है, हम वर्ल्ड के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखी है। अगर हम सर्विसेज में देखें तो 2%। ठीक है ना, ग्लोबल शेयर सर्विसेज, इंडियाज ग्लोबल share in services outflows has risen from under 2% in 2005। और वो पिछली रिपोर्ट वाला कह रहा है कि भाई हम तो वहीं पे बैठे हैं जहाँ पे ब्रिटिश वाला था। देखो, ठीक है ना, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सम पीपल कैन नॉट डाइजेस्ट अदर्स ग्रोथ। तो जैसे मुझे लगता है जैसे हमारे रिश्तेदार है ना, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर भी रिश्तेदारी है। ठीक है ना, कि किसी के साथ बनती है, किसी के साथ नहीं बनती है, कोई हमारे बारे में कुछ कहता रहता है, तो वैसे ही है। ठीक है ना, तो हमारे रिश्तेदार कभी हमारी रिश्तेदारों से बन जाते, कभी नहीं बनती, ऐसा ही है। इंटरनेशनल लेवल पे भी जो सिस्टम चलता है वो रिश्तेदारी जैसा ही है। एन एनिमल प्रोटेक्शन बिल दैट मस्ट बी मूव्ड इन जून। अब यहाँ पे ये एडिटर क्या बोल रही है कि एनिमल प्रोटेक्शन बिल लेकर आओ। ठीक है, कौन सा बिल लेकर आओ, एनिमल प्रोटेक्शन बिल लेकर आओ। तो यहाँ पे हमको इस एडिटोरियम में से दो ही चीजें नोट करनी है, एनिमल प्रोटेक्शन लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं कि क्रोशिया में, ठीक है, क्रोशिया के अंदर एक लॉ आया है ना, अ लॉ दैट इम्पोजेस stricter penalties for acts of cruelty अगेंस्ट एनिमल्स। ठीक है ना, अगर आप एनिमल्स को क्रुएलिटी करते हो, कुछ भी करते हो, अबैंडन कर देते हो अपने पेट्स को, तो क्रोशिया ने लॉ लेकर आया है जिसके अंदर वो, ठीक है ना, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई कौन सी कंट्री ऐसा लॉ लेकर आई है जहां पर, मतलब स्ट्रिक्टर लॉज लेकर आई है एनिमल प्रोटेक्शन पर। ठीक है ना, अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट बनता है कि इंडिया में कौन सा लॉ है। इंडिया के अंदर है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स एक्ट। तो ये एक्ट का नाम हमको याद रखना है, बिल्कुल 1960 ये ईयर। ये क्या है, प्राइमरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट criminalizes various forms of cruelty towards animals in India।
ठीक है ना, अगर आप कोई भी एनिमल के अगेंस्ट कुछ भी करते हो गलत, ठीक है ना, तो कहाँ कौन सा एक्ट आएगा प्ले में, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1960। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स है, बाकी सारा हमको कुछ नहीं पढ़ना है। इंडिया में बी रोलिंग इन हीट वेव्स बट द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफिसेंट, मैनिफिसेंट क्या है, इट इज अ वोकैब वर्ड, तो मैनिफिसेंट, मैनिफिसेंट मतलब जेनरोसिटी, ठीक है ना, डिस्प्लेइंग ग्रेट जेनरोसिटी, ठीक है, दैट इज म्यूनिफिसेंट। अब म्यूनिफिसेंट की बात करते हैं आगे। मॉनसून एज envisaged by Indian Meteorological Department may be contributing to some psychological relief in the long run. However, there is much to be worried about. अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस साल तो बारिश बढ़िया हो जाएगी, गर्मी भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि ला नीना ईयर है, ला नीनो ईयर है। एल नीना होता तो क्या होता, ज़्यादा गर्मी होती। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो साइड पर अपनी नोटबुक्स में, ठीक है ना, कि ला नीना और एल नीनो, ठीक है ना, ये क्या है, ये नीनो लिखा है, ठीक है, ये क्या है, दीज आर 2 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, क्लाइमेट वे फिनोमिनाज हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन, वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जो है वो गर्म हो जाता है, और उस पर इंडिया पे क्या इफेक्ट होता है, इंडिया में ये इफेक्ट होता है कि रेन्स जो होती हैं वो कम हो जाती है, मानसून जो होता है वो कम आता है, बारिशें कम आती हैं, और क्या आता है फिर, हीट आती है बहुत ज़्यादा, समर जो होती है बहुत ही भयानक होती है। बट यही अगर ला नीना ईयर हो तो उस टाइम क्या होता है, बारिश, बड़ी ही सुहावना मौसम रहता है, मानसून ज़्यादा आती है इंडिया में, और हीट कम होती है, ठीक है ना, समर्स में भी ठंडी ठंडी जैसा मौसम रहता है, ठीक है। तो ये ला नीना है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको बताना चाहिए। और इस साल क्या है, ला नीना ईयर है, तो ला नीना ईयर है तो मतलब ठंडी ठंडी रहेगी, ठीक है ना। बट यहाँ पर एक यहाँ पर एक जो है चीज है जो स्टडी आई है, ठीक है ना, स्टडी बाय इंडियन इंस्टीट्यूट, आईआईटी है इसमें, नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट, ये मुझे लगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी पुणे, ठीक है, has forecast based on external trends, ठीक है, the likely impact on they report that, ठीक है। अब इन्होंने क्या फोरकास्ट किया है, फोरकास्ट that Indian Ocean warmed 1.2 degrees Celsius and will likely heat up 1.7 degrees Celsius to 3.8 degrees Celsius from 2020 to 2100। अब ये क्या कह रहे हैं कि इंडियन ओशन जो है वो कितना गर्म हो चुका है, 1.2 डिग्री सेल्सियस उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, ठीक है ना, और कितना और बढ़ेगा, 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा आने वाले टाइम में, दैट इज 2020 टू 2100, ये हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, ये है। वाइल हीट वेव्स आर लाइव्ड एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे हीट वेव जो समर के अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है वो लिव्ड एक्सपीरियंस है, बट मेरीन हीट वेव्स, ठीक है, स्टडी क्या वार्न करती है, स्टडी वार्न्स ऑफ, क्या टर्म यूज करा है, मैरीन हीट वेव्स, समुद्र में हीट वेव्स, मैरीन हीट वेव्स, समुद्र गर्म होगा तो मैरीन हीट वेव्स। अब मैरीन हीट वेव से क्या होगा, साइक्लोन आएंगे, जो वहां पर एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं पानी में उनको दिक्कत आएगी, ठीक है ना, देयर काउंटर पार्ट्स इन द सी एंड लिंक टू द रैपिड, क्या लिंक करा जा रहा है, लिंक्ड टू रैपिड साइक्लोन फॉर्मेशन, रैपिड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, साइक्लोन्स फॉर्म होंगे, क्या होगा, क्या होगा, जो कोरल ब्लीचिंग होगी, ठीक है ना, कोरल ब्लीचिंग होगी, जिससे कोरल ब्लीचिंग से फिशरी सेक्टर इफेक्ट होगा, ठीक है ना, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो इफेक्ट होंगे, कोरल ब्लीचिंग से फिशरीज सेक्टर डिपेंड होगा, मतलब जो मच्छी पकड़ते हैं मछली को, ठीक है ना, तो ये है, ठीक है। तो ये किसने बोला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने ये स्टडी करी, और क्या कहा है कि इंडियन ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका रिजल्ट यहाँ पर लिख लिया है हमने, ठीक है।
तो नोबेल पीस प्राइज विनर 2022 जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो ये पुराने वाले याद करके जाया करें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो 2019 के नोबेल प्राइजेस पूछे हुए थे, तो अब 2024 है तो 2020 के याद करके जाने पड़ेंगे। तो यस, ऐसा सा कॉन्सेप्ट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो 2022 का भी याद करना, मतलब पुराने पूछने, वो कहते चलो नए वालों को तो कोई बात नहीं, हम पुरानों को पूछेंगे, ठीक है। 2022 नोबेल पीस प्राइज, सॉरी पीस प्राइज नहीं, फिजिक्स में जिनको ये प्राइज मिला था उनको मिला था क्वांटम इंटेंगलमेंट का, था कि जो फिनोमेना क्वांटम इंटेंगलमेंट का जो बताया गया है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है, बस ये एयू वाला अगर कोई है तो वो नोट कर लो, बाकी आगे चलो। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। अब यहाँ पर जब भी रिपोर्ट वाला कोई क्वेश्चन हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ILO का रिपोर्ट आया है, लेटेस्ट रिपोर्ट, क्या नाम है इसका, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आई है, इंश्योरिंग सेफ्टी हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, कमेंट्स में बताओ। हीट बढ़ रही है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला है, इसके अंदर क्या बोला है इन्होंने, वर्क इन क्लाइमेट इज एन अर्जेंट कॉल टू इंश्योर, रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट इज एन अर्जेंट call to ensure the future of labor is climate proofed। मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि इनको क्लाइमेट चेंज से बचाया जाए, ठीक है ना। वर्क इन्वायरमेंट, प्लानट वार्म्स, तो ऐसे इवॉल्विंग वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे अभी है फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं लोग, AC तो लगा नहीं हुआ तो वो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मे बी जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, वर्कर्स दिन दिन में नहीं काम करें, रात को या शाम को काम स्टार्ट करें, कुछ ऐसा सा करना पड़ेगा, ठीक है ना। थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आर एक्सपोज टू एक्सेसिव हीट एनुअली, ये भी बता रही है। ILO हैज आइडेंटिफाइड 6 की impacts ऑफ क्लाइमेट चेंज, दे आर एक्सेसिव हीट, सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वर्क प्लेस। ये सारे जो ऐसे वाले बच्चे हैं, कौन कौन है ऐसे राइटिंग वाला, वो नोट करेंगे ये वाला पॉइंट। बाकी सबको यही नोट करना है कि किसकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम क्या है और क्या करा है। इसके अंदर बताया कि वर्कर्स जो है, क्लाइमेट चेंज आने वाला है, हो रहा है, हीट बढ़ रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, एयर पॉल्यूशन, तो वो क्या कह रहे हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होंगी, एग्रोकेमिकल्स होंगे, तो उसके रिलेटेड जो है वर्क अभी से स्टार्ट कर दिया जाए ताकि लेबरर्स को प्रोटेक्ट कर सके हम लोग, ठीक है। सेंटर आस्क स्टेट नॉट टू प्रोक्योर CCTV फ्रॉम डूबियस सेलर्स, ऐसे ही नहीं खरीद लेना किसी से भी CCTV, क्यों, इंफॉर्मेशन चोरी कर रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, जहाँ से हम सोचना बंद करते थे उस जमाने में ये लोग सोचना वहां से स्टार्ट करते थे। डूबियस मतलब नॉट सर्टेन लिखेंगे, ड्यूबियस का मतलब नॉट सर्टेन और श्योर, ठीक है ना। तो ऐसी वैसे किसी के भी कंपनी के CCTV नहीं खरीदने। किसने बोला है, यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखेंगे, टेक्नोलॉजी हैज आस्क्ड all states and government departments avoid procuring का मतलब क्या होता है, खरीदना, लेना, procuring CCTVs and its allied मतलब related, allied solutions, allied में L डबल आएगा, and hardware from suppliers who have a history of security
एंड डाटा ब्रीचेस, मतलब जिनकी हिस्ट्री है कि भैया इन्होंने डाटा चोरी किया है उनसे आप मत खरीदिए। किसने बोला है? किसने बोला है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन ने सभी स्टेट्स को भी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी, कि आप सीसीटीवी और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, चाहे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो किससे नहीं खरीदना? जिनके डाटा ब्रीचेस करे हुए हैं, मतलब लीकेज करी हुई है उन्होंने, पहले भी उनका नाम खराब है। ठीक है, ये बोला है। कौन सी मिनिस्ट्री ने बोला? ये देखो, द यूनियन मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड ऑल स्टेट्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अवॉइड प्रोक्योरिंग CCTV लाइट सॉल्यूशंस हार्डवेयर फ्रॉम सप्लायर्स हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी एंड डाटा ब्रीच। द मेमोरेंडम कम्स इन द वेक ऑफ सीरीज ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिंस मार्च आफ्टर वेरियस मिनिस्ट्रीज। अब यहाँ पे देखो, मैंने गलत लिखा है, ये जो है मैंने गलत लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये निकाला है, उससे पहले ठीक करेंगे इसको। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बोला है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने बोला है, ठीक है। चेंज कर लिया सबने। अब इसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ठीक है, रेज कंसर्न। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी मिनिस्ट्री ने रेज कंसर्न किया था। इन मार्च Ministry of Electronics and Information Technology issued guidelines after complaints from ministries regarding सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन। तो इनको मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे मिनिस्ट्रीज को, तब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फो ने निकाला, और अब फाइनली होम मिनिस्ट्री ने निकाल दिया है, ठीक है ना। अब क्या है? थ्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन लीकेज थ्रू CCTV वीडियो सर्वेलेंस सेड दैट वाइल, मतलब ये क्या है? एडवाइजरी टाइटल्ड। कौन सी एडवाइजरी आई है? एडवाइजरी टाइटल ये चेक कर लेना कि होम मिनिस्ट्री की है या फिर दूसरी, ठीक है ना। ये अब तुम चेक करके कमेंट्स पे बता देना मुझे भी। थ्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी हेल्प कर दो यार। सच में जब मैं क्लास ले रही हूँ इतना हाई फीवर होता है, मैं मेडिसिन भी नहीं लेती हूँ क्योंकि फिर नींद आती है। अब तुम्हारी क्लास लेकर के लूँगी। वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री ने बोला है, और मोस्टली चाइनीज़ कंपनीज और जर्मन कंपनीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये बॉश वगैरह भी कहते हैं कि ऐसा करती हैं, बताओ, ठीक है, लीक करती है इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमने कल पढ़ा था कि एस्ट्राजेनेका UK में बोला कि हाँ भाई ब्लड क्लॉट्स तो होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करती है वैक्सीन। तो ठीक है ना, यहाँ पर एस्ट्राजेनेका जो कोविड की वैक्सीन है, इंडिया में क्या है वो? कोविशील्ड, ठीक है ना। इसका कौन सा इशू चल रहा है? ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड इशू। कौन सा इशू चल रहा है? ब्लड क्लॉटिंग। अब तो दे दी भाई, अब तो गई अंदर ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड इशू, ठीक है ना। उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोर्ट में गए हैं कि बात करो ये वो। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन इज नाउ वाइस चीफ ऑफ नेवी। वाइस चीफ ऑफ नेवी, कल हमने चीफ ऑफ नेवी क्या था? बताओ चीफ ऑफ नेवी क्या है? वाइस चीफ ऑफ नेवी। याद रखना, सरप्राइज मिलेगा कुछ। कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है जी, ओके। चलो आगे चलेंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑन वेडनेसडे ब्रॉट आउट अ डिटेल प्रोटोकॉल फॉर द हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट्स इन कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे इलेक्शन कमीशन ब्रॉट आउट अ डिटेल्ड प्रोटोकॉल फॉर हैंडलिंग and storage of symbol loading units, that is SLUs, in compliance with, compliance मतलब following the orders of Supreme Court, compliance with Supreme Court's SC's order। तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन बॉट आउट अ डिटेल्ड प्रोटोकॉल। इलेक्शन कमीशन ने डिटेल्स इशू करी
फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट। सिंबल लोडिंग किस में होती है? सिंबल लोडिंग होती है वीवीपैट्स और इसमें। द टॉप कोड इशू डायरेक्शन टू सील एंड स्टोर एसएलयूज इन अ कंटेनर एंड स्टोर देम इन अ स्टोर रूम अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर एटलीस्ट 45 days. The SLU uploads the name and symbol of candidates contesting in a particular seat ऑफ वन वोटर। वीवीपैट में ये सिंबल्स और नाम जो है वो अपलोड करता है। तो सबसे पहले एसएलयू की फुल फॉर्म सिंबल लोडिंग यूनिट है। एसएलयू कहाँ पर? एसएलयू अपलोड्स द नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट्स contesting a particular seat on VVPAT, that is voter verified पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये क्या करते हैं? सिंबल्स और जो भी नाम है वो अपलोड करते हैं और ये ट्रेल में से निकलती है स्लिप कि भाई किसको वोट पड़ा है। तो अब क्या कह रहे हैं? उसको 45 डेज के लिए स्टोर करेंगे, ठीक है ना। एससी इशूड डायरेक्शंस टू सील and store the SLUs in a container and store them in a strong room along with EVMs for at least 45 days after declaration of results, है ना। जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए उसके बाद भी 45 डेज तक पहले क्या करते थे? वापस कर देते थे। थर्ड पॉइंट बनेगा SLUs till now been handed over to local election officials by engineers of Bharat Electronics Limited BEL or the EC before voting. A day after polls, fourth point बनेगा a day after polls, SLUs used to be returned to engineers, ठीक है ना। Undertaking to public sector undertaking that manufacture the ballot unit, the control unit and VVPAT along with the SLUs. अब यहाँ पे the EC is undertaking that manufacture the two public sector undertakings that manufacture the ballot paper, the manufacture ballot unit, control unit, VVPAT। तो कंपनीज को वापस कर देते थे। EC ना स्टेटमेंट वेडनेसडे सेड द। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जो हमने लिख लिया है उसको समझेंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस निकाली हैं, डिटेल्ड प्रोटोकॉल निकाली हैं किस चीज़ के लिए? फॉर हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ किस चीज़ की स्टोरेज को हैंडल करेंगे यहाँ पर? हैंडलिंग ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट। सिंबल लोडिंग यूनिट्स क्या करते हैं? सिंबल लोडिंग यूनिट जो होते हैं नेम एंड सिंबल ऑफ जो कैंडिडेट होता है किस पे अपलोड करते हैं? वीवीपैट। मैंने समझाया हुआ वीवीपैट क्या है, हमें पता है वीवीपैट क्या है। अगर ये ईवीएम है जिसके ऊपर बटन है वोटिंग करने के लिए, तो ये वीवीपैट है जिसमें से स्लिप निकलती है कि भैया वोट किसको गई है, ठीक है ना। तो वीवीपैट में नेम और सिंबल कौन अपलोड करते हैं? एसएलयूज। पहले क्या करते थे? एसएलयू कौन लेके जाता था? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मतलब इसका जो बनाने वाला है वो कौन है? एसएलयूज का, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन है इसका, या कुछ भी जो बनाते हैं वो कौन देते हैं इनको? बेल, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी है ये, ठीक है। और पहले ये वापस कर देते थे, नेक्स्ट डे आफ्टर पोल्स जो थे ये रिटर्न कर देते थे, रिटर्न आफ्टर पोल्स। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, आपको आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स भी ये 45 डेज तक जो है संभाल के रखनी है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जहां पर आप ईवीएम रख रहे हो वहीं पे आपको ये भी रखना है, ठीक है। तो 45 डेज भी याद रखना है। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन किसके कैंसिल कर दिए? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन
DGCA, deregistered, all 54 go first एयरक्राफ्ट, ठीक है, फॉलोइंग दिल्ली हाईकोर्ट। अगर कोई TS लॉ CET वाला बच्चा देख रहा है इसको, ठीक है ना, और या फिर AP लॉ CET वाला देख रहा है, वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी सब भी याद कर लेंगे बट यहाँ पर तो आएगा ही आएगा, ये 100% क्वेश्चन है उन एग्जाम के लिए। फॉलोइंग अ दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, ठीक है ना, तो जिन्होंने भी लीज पे दिए हुए एयरक्राफ्ट, अब उनके पास एयरक्राफ्ट वुड गो बैक टू द एयरक्राफ्ट विल गो बैक टू लीजिंग कंपनी, ठीक है ना, लीज पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं एयरक्राफ्ट, तो लीजिंग कंपनी वापस ले लेगी, किसी और को लीज पे दे देगी, उनका पैसा क्यों फंसाया हुआ है वो कहते। अब यहाँ पर हम पहले आगे बात करें तो loggery.in ज़रूर विजिट कर लेना। loggery.in पर मॉक टेस्ट में CUT UG का नया मॉक टेस्ट जो है वो आ चुके हैं, 30 पेपर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका CUT PG तो हो चुका है, जामिया के मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, स्लैट के मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, MHCD 5 ईयर्स के हैं, ठीक है, AIL LET के हैं, ये सारे मॉक टेस्ट पेपर्स जो हैं अवेलेबल हैं। वेरी सून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉ के भी मॉक टेस्ट पेपर्स जो हैं हम लॉन्च कर देंगे, राइट। तो यस, और इलाहाबाद के चाहिए तो बता देना, ये मैंने क्यों डिलीट किया। और उसके बाद अगर हम वन शॉट्स की बात करें तो अप्रैल का वन शॉट में डालने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी हमारे पास मई से लेकर के 23 से लेकर के मार्च 24 तक के अवेलेबल हैं। 7 to 8 आवर्स में आपका फुल 1 मंथ में प्रिपेयर करवा दूंगी। इसमें डिजी नोट्स भी हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, ठीक है ना। तो यस, उसके बाद MCQs भी हैं, जैन फेब मार्च के, अप्रैल के मैं MCQs डलवा देती हूँ, बना दिए मैंने। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, विजिट loggery.in, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है जी, ओके। चलो आगे चलते हैं। Paul Auster, the prolific American novelist whose works included New York trilogy, has died of complications from lung cancer, ठीक है ना, लंग कैंसर से उनकी डेथ हो गई है। तो अब हमें क्या ये याद रखना है कि किस चीज़ से डेथ हुई, कौन सी डिजीज से, नहीं, हमको इनकी बुक याद रखनी होगी, ठीक है। पॉल ऑस्टर अमेरिकन नॉवलिस्ट, died, famous for his book The New York Trilogy, ठीक है जी, ओका, ये है, ठीक है। आगे चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया विल अपहोल्ड इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब यहाँ पे किसी ने, वहाँ के जो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, उन्होंने कहा कि इंडिया के कुछ स्पाइस कौन होते हैं जो सीक्रेटली इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, ठीक है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ने उनको बाहर मार फेंका, बाहर मार गिराया, ठीक है, मतलब मार नहीं, मतलब भेज दिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन लिखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, that is ABC, reported that Indian spies were kicked out after they were caught stealing, trying to steal secrets about sensitive defense projects and aircraft security, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने क्या किया कि इंडियन स्पाइस कौन होते हैं, सीक्रेटली इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, किस चीज़ से रिलेटेड, डिफेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड। उनको जो चोरी करने की कोशिश कर रहे थे उनको बाहर निकाल दिया,
ठीक है ना, किक्ड आउट, बाहर निकाल दिया। ये किसने बोला? ऑस्ट्रेलिया ने। अब ऑस्ट्रेलिया की जो है, मतलब जो भी स्पोक्स पर्सन थी, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा हमारे में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता ये वो, बट उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, बट उन्होंने क्या मेंशन किया? उन्होंने मेंशन किया क्वाड के बारे में। क्या मेंशन किया? क्वाड ग्रुपिंग के बारे में। क्वाड ग्रुपिंग क्या है? इट इज़ अ इंटरनेशनल ग्रुप। इसके अंदर कौन है? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे बहुत क्लोज टाइज हैं इस वजह से। ठीक है, क्वाड ग्रुपिंग की वजह से हमारे क्लोज टाइज हैं। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने क्या मेंशन करी? जो अभी अभी हमने इनके साथ एफटीए साइन किया है। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हैव साइंड ECTA। क्या साइन किया है? ECTA साइन करा है, दैट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है ना, इंडिया और किसने साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया। दैट इज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब हम कुछ चीज़ों पे हम उनको टैक्सेस माफ़ कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी माफ़ कर रहे हैं, उस पर वो तो हमारी ट्रेड आपस में बढ़ रही है। बट हमारे कुछ इश्यूज भी हैं। ये तो हमारे अच्छे रिलेशंस की निशानी है, बट हमारे कुछ बुरे रिलेशंस भी हैं ड्यू टू खालिस्तान इशू। ठीक है ना, खालिस्तान मूवमेंट रिपीटेड कुछ ना कुछ वहाँ पे एम्बेसी में होता रहता है। ठीक है ना, खालिस्तान इशू पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है किसके बीच में? हमारे में, और वहाँ पर एम्बेसी में कुछ कर दिया। खालिस्तान क्या है? जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब को सेपरेट सिख नेशन चाहिए, इनको क्या चाहिए? सिख्स के लिए सेपरेट नेशन। ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर डिमांडिंग। उसके बाद द फर्स्ट इन अ फर्स्ट माइग्रेंट हुज असाइलम एप्लीकेशन। तो यूनाइटेड किंगडम हैज सेंट फर्स्ट asylum seeker whose application was rejected by UK to Rwanda under voluntary scheme। ठीक है ना, अब मैंने कल बताया था असाइलम सीकर्स कौन होते हैं। हु आर असाइलम सीकर्स? असाइलम सीकर्स वो होते हैं जो विदाउट परमिशन एंटर कर गए, विदाउट परमिशन, विदाउट वीज़ा। ठीक है ना, वो एंटर कर गए और उनका फिर वो कह रहे हैं कि हमारे को हमारे देश में खतरा है। ठीक है ना, फिर एप्लीकेशन उनकी लगती है, फिर पता चलता है कोई खतरा नहीं है, तो फिर ये उनको रवांडा भेज देते हैं। ठीक है, द अननेम्ड मैन हु वाज रिलोकेटेड अंडर स्कीम दैट पेज माइग्रेंट्स। ठीक है ना, अंडर द स्कीम migrants get euros 3000 to leave। ठीक है ना, अब यहाँ पर रवांडा की कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ रवांडा क्या है? कैपिटल क्या है? की गली। गली कौन सी गली? की गली है ना, की उसकी गली में घूम कर आना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सन यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैज वोट टू फिनिश। तो वो कहते हैं इलीगल माइग्रेंट्स जो है हम खत्म करेंगे। ये कहाँ से एंटर होते हैं? इंग्लिश चैनल। ठीक है ना, अब यहाँ पे दिस इज सेपरेट फ्रॉम द वॉलंटरी स्कीम दैट वाज अनाउंस्ड इन मार्च एंड इज वेरिएशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीम वेयर दोज विदाउट अ राइट टू रिमेन इन यूके आर गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस इफ दे अग्री टू लीव। ठीक है ना, लिख लेंगे सेपरेट फ्रॉम voluntary scheme that was announced in March and is a variant of an existing scheme where those without a to right to remain in UK are given
financial assistance if they agree to leave the country। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो स्कीम मार्च में अप्रूव हुई है वॉलंटरी स्कीम, ठीक है ना, वो अलग है। इसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं अगर उनका प्रूव हो जाए कि हाँ भाई नहीं रह सकते, आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए। तो अगर ये ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, अभी इसके और डिटेल्स आएंगे। हमको ये याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम अपने जो इलीगल लोग हैं उनको कहाँ भेज रहा है, रवांडा, और कितने पैसे दे रहा जाने के, इतने, और ये वॉलंटरी है, ये वॉलंटरी स्कीम है, मतलब अपनी मर्जी से वो लोग जा रहे हैं, ठीक है, फोर्सफुली नहीं। प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स कंक्लूड इन ओटावा कनाडा। कनाडा में प्लास्टिक ट्रीटी जो टॉक्स है उसकी, ठीक है ना, ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी टॉक्स कंक्लूडेड इन ओटावा कनाडा, है ना। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, ये फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स थी। 192 मेंबर नेशन है, 192 मेंबर कंट्रीज, ठीक है, फॉर नियरली अ वीक टू आयरन आउट अ लीगली बाइंडिंग, वांट टू कम अप विद अ लीगली बाइंडिंग agreement टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड करना चाहते हैं और उसके लिए लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट लेकर आना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक है 2022 इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो अब ये क्या कहते हैं, ड्राइंग अप अ टाइमलाइन फॉर कंट्री नॉट ओनली, ठीक है ना, क्या करना चाहते हैं, एलिमिनेट ड्राइंग अप। अब इनका एम क्या है, एम क्या है, ड्राइंग अप टाइमलाइन की डेट दे दो कि भाई इस डेट तक खत्म होना चाहिए, और टाइमलाइन फॉर कंट्रीज टू नॉट ओनली eliminate plastic use but also stop प्रोडक्शन, ठीक है ना। प्रोडक्शन बंद होगी तभी खत्म होगा, वो कह रहे हैं प्रोडक्शन बनाना भी खत्म कर दो इसको और यूज भी खत्म कर दो, ये है इनका एम। बट कुछ ज्यादा हुआ नहीं, है ना, ठीक है ना। नॉट नॉट नो नॉट मच ऑफ रिजल्ट्स अटेन्ड, कुछ ज्यादा मिला नहीं यहाँ पे जाकर, ठीक है। क्यों नहीं, क्लोज कनेक्शन बिटवीन प्लास्टिक एंड ऑयल इकोनॉमीज, ठीक है, तो पैसा कमा रहे हैं उससे, तो ये ऐसे वाले लिखेंगे, ये वाले 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। प्लास्टिक और ऑयल की इकोनॉमी में क्या कनेक्शन है, इस पर भी रिसर्च करेंगे ऐसे वाले, ठीक है, करोगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ यार, बीमार होकर भी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, सोचो, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन गो टू loggery.in एंड यू कैन बाय, डायरेक्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट कर देना, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड, बता तो दो, हाँ ठीक है। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।